नुकसान तो पहले ही हो चुका था। दादी मर चुकी थी, डैड गायब हो चुके थे और हम अपनी यादें खोने लगे थे। अगर आज मुझे ये सब याद है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने लिखना शुरू किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब मेरी मॉम अंतिम संस्कार से वापस आई तो वो अकेली नहीं लौटी। मॉम के साथ कुछ और हमारे घर आ गया था। जब तक मैंने ये समझा कि मेरी मॉम को मरे हुए हफ्तों बीत चुके थे और उसकी जगह कोई और आ चुका था जो हमारे नाम सीख रहा था, हमारी यादों को दोबारा लिख रहा था, तब तक देर हो चुकी थी। ये सब दादी की अंतिम संस्कार के बाद हुआ और तभी मुझे एहसास हुआ कि नुकसान डैड के गायब होने से कहीं पहले शुरू हो चुका था। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी मॉम जा चुकी थी, क्योंकि जिस चीज़ ने उनकी जगह ली थी उसने नॉर्मल होने की एक्टिंग बहुत सही तरीके से की। लोगों को चाहिए खून खराबा, चीखें, ड्रामा, जिससे वो कह सकें कि ठीक यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। समय के साथ चीज़ें बदली, इतनी धीरे कि किसी को नोटिस में भी ना आए। मेरी दादी की डेथ पतझड़ के मौसम में हुई, एक नॉर्मल मौत जो बुढ़ापे में आती है, कोई ड्रामा नहीं। हम दादी के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए घंटों ड्राइव कर रहे थे। डैड ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। माँ सीधे आगे देख रही थी और मेरे छोटे भाई बहन पिछली सीट पर लड़ रहे थे, जब तक कि माँ ने उन्हें रोका नहीं। उस समय उनकी आवाज़ नॉर्मल नहीं लगी और यही वो पल था जब मैंने पहली बार मॉम को नोटिस किया। फ्यूनरल छोटा था, सिर्फ परिवार के लोग थे। सब नॉर्मल लग रहा था, सिवाय इसके कि मॉम ताबूत को कुछ ज़्यादा देर तक घूरती रही। वो रो नहीं रही थी, उनके चेहरे पर दुख के कोई भी भाव नहीं थे। मुझे यही सबसे अजीब लगा। मॉम बहुत इमोशनल थी, मूवीज़ और टीवी सीरियल पर भी वो रो पड़ती थी, लेकिन उस दिन नहीं। वो बस नीचे देखते हुए चुपचाप खड़ी थी, लोगों की बातचीत का सिर्फ कुछ शब्दों में जवाब देते हुए। मैंने खुद से कहा कि मॉम हमारे लिए खुद को संभाल रही हैं। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, तभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए या उससे भी कम समय के लिए मैंने देखा, उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। मैंने आसपास देखा, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। वहां से वापस लौटते समय कार में रेडियो बंद रहा और मैंने एक और अजीब चीज़ नोटिस की। जब भी मॉम का रिफ्लेक्शन विंडशील्ड या विंडो पे पड़ता तो मॉम तुरंत नज़रें घुमा लेती, जैसे वो खुद को देखना अवॉइड कर रही हो। मैं अपने भाई बहन के साथ बैक सीट पर बैठा था, मॉम को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मेरी और मॉम की नज़रें रियर व्यू मिरर पर टकराईं और मुझे देखकर उन्होंने जो स्माइल दी उसे मैं समझा नहीं सकता, लेकिन दिखा ज़रूर सकता हूँ। उनकी स्माइल कुछ ऐसी थी। और ये सिचुएशन भी मुझे सिर्फ इसीलिए याद है क्योंकि घर जाते ही मैंने ये स्केच अपने स्कूल के नोटबुक के पीछे बनाया था। शुरू में लगा शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा, लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसने इसे यकीन में बदल दिया। घर पहुंचते ही सब नॉर्मल लगने लगा और यहीं से इसे समझाना मुश्किल बनता है, क्योंकि अगर सब कुछ एक साथ बिगड़ जाता तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे बदली। मॉम अपना काम करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर एक चीज़ ने मेरा अटेंशन खींचा। मॉम एक धुन गुनगुना रही थी जो उन्हें बहुत अच्छे से याद था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो बेसुरी लग रही थी, जैसे वो धुन को याद करने की कोशिश कर रही हो।
डैड ज़्यादा नहीं बोले, वो बस मुस्कुराते रहे। मैंने देखा उन्होंने अभी तक अपना बैग अनपैक नहीं किया था। उस रात मॉम ने खाना बनाया, हमें परोसा, पर उन्होंने नहीं खाया, सिर्फ हमें देखती रही। डिनर के दौरान उन्होंने एक अजीब सा सवाल पूछा, मैं तुम में से किसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी? आपको नहीं लगता ये किसी माँ के लिए अजीब सवाल है? मैंने भी यही सोचा था, पर यह इतना अजीब भी नहीं लगा कि मैं कुछ कहूँ। लोग अक्सर दुख में अजीब बातें करते हैं। इसके अगले कुछ दिनों में हम में से किसी ने भी मॉम को खाना खाते हुए नहीं देखा। प्लेट इस्तेमाल होती, खाना गायब हो जाता, पर मैंने उन्हें कभी चबाते या निगलते नहीं देखा। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं किचन में अचानक गया, मॉम वहाँ एकदम स्थिर खड़ी थी, मानो वो सोच रही हो कि अब आगे क्या करना है। मेरे छोटे भाई बहन और डैड को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो अपने नॉर्मल लाइफ में बिजी रहे। मैं तब 15 साल का था, पैटर्न नोटिस करने के लिए बड़ा, पर खुद पर शक करने के लिए छोटा था। और ये कॉम्बिनेशन अपने आप में खतरनाक होता है। हर बार मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, फिर मेरे दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता, तुम ड्रामेटिक हो रहे हो। मैंने खुद को बताया, दुख में लोग अजीब हो जाते हैं। मैंने खुद को समझाया, अकेलेपन में लोगों से अजीब चीज़ें हो जाती हैं। मैंने खुद को ये भी समझाया, अगर सच में कुछ गलत होता तो डैड पहले ही देख लेते। फिर उस रात मैं अपने कमरे में गया और देखा दादी की तस्वीर गायब थी। मुझे अच्छे से याद था, मैंने फ्यूनरल से आने के बाद दादी की तस्वीर अपने हाथों से कमरे में रखी थी। मैंने अपने भाई बहन से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं था। फिर मैं उनसे मॉम के बारे में बात करने के लिए वहीं बैठ गया। मेरा 8 साल का भाई कहता है, मॉम अब बोरिंग है क्योंकि वो अब मजाक नहीं करती। मेरी बहन कहती है, माँ अब ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि अब वो डांटती नहीं है। दोनों हैप्पी थे कि माँ हर रात उन्हें समय पर सुलाती और उनके माथे पर गुड नाइट किस करती। एक रात मैंने देखा जब मॉम मेरी बहन को गुड नाइट किस करने झुकी, उनके बदन से हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई और बस 1 सेकंड के लिए वो रुकी, जैसे मेरी बहन के खून को सूंघ रही हो। फिर मॉम ने बहन के माथे पर किस किया, लेकिन वो किस कोई नॉर्मल पेरेंट लव जैसा नहीं लगा। यही वो पल था जब मुझे सच में डर लगा, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए। अगले दिन मैंने बहन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ याद भी नहीं था। और इसके कुछ दिन बाद जब मैंने उस पल को याद करने की कोशिश किया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी यादें धुंधली हो गई हैं। मैं इस उलझन में था कि क्या वो सच में हुआ था या मेरा वहम था। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगे, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस। मैं ये इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि सिर्फ मेरी यादें धुंधली हो रही थी, बाकी लोगों की यादें तो पूरी तरह मिट चुकी होती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने मॉम को लिविंग रूम में अजीब तरह से बैठे देखा, गर्दन छत की ओर, होंठ हिलते हुए। पहले लगा वो प्रेयर कर रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वो हमारे नाम बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। एक एडल्ट इंसान जिसे ऑलरेडी बात करना आता है, वो ऐसे प्रैक्टिस क्यों करेगा? उसी दिन दोपहर में मैं रसोई के पास से गुजर रहा था और मैंने सुना मॉम फिर से कुछ फुसफुसा रही थी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ सॉफ्ट नहीं थी। उनकी आवाज़ कर्कश, खुरदुरी थी, जैसे शब्द गले से बाहर निकलना मुश्किल हो। मैं वहीं रुक गया, सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन शब्द
साफ नहीं थे, भाषा समझ में नहीं आई। जब मैं किचन में दाखिल हुआ तो फुसफुसाना बंद हो गया। मॉम पीछे मुड़ी, मुस्कुराई और मुझसे पूछा, क्या मुझे भूख लगी है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उन्हें डर भरी नज़रों से देखता रहा। उनकी वो आवाज़ सुनने के बाद कुछ बोलना मतलब खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा लगा। उस रात मैंने डैड को ये बताने की कोशिश किया। मुझे पता नहीं कैसे कहूँ, हर वाक्य बेवकूफ़ी लग रहा था। मॉम का अजीब बिहेवियर, उनका खाना ना खाना, उनका अकेले में अजीब आवाज़ में बड़बड़ाना। मुझे लगा कहीं डैड ये ना सोचें कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर अगली सुबह मैं डैड के कमरे में गया। आदत थी मेरी, लेकिन उस दिन डैड कमरे में नहीं थे। उनके साइड का बिस्तर एकदम नॉर्मल था, जैसे वो कल रात वहाँ सोए ही ना हो। मॉम पहले से ही जाग रही थी, घर का काम करते हुए वही गलत धुन गुनगुना रही थी। जब मैंने उनसे डैड के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बोली, वो सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, उन्हें थोड़ा सुकून चाहिए था। ये अजीब था क्योंकि डैड सुबह मुझसे मिले बिना कहीं नहीं जाते थे, और जब मॉम ने कहा कि वो टहलने गए हैं, मैं इंतज़ार करता रहा। 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा। मैं लिविंग रूम में बैठा रहा, टीवी देखने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरी नज़र बार बार सामने दरवाजे पर जाती। जब मेरे भाई इवान ने पूछा कि डैड कहाँ हैं, तो मॉम ने मेरे बोलने से पहले ही जवाब दे दिया, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, वो बाद में लौट आएंगे। ये बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बड़े लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन बाद आया और चला गया। सुबह से शाम हो गई, बाहर अंधेरा हो गया, लेकिन डैड नहीं आए। वहीं पास में मेरी बहन क्लेयर, जो 6 साल की थी, फर्श पर बैठकर एक पजल गेम सॉल्व कर रही थी, जिसे वो पहले भी कई बार पूरा कर चुकी थी। लेकिन इस बार वो टुकड़ों को ज़बरदस्ती गलत जगहों में फिट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इशारा करते हुए उससे कहा, वो वहां जाएगा। उसने नाक सिकोड़ते हुए बोली, नहीं जाएगा। मैंने कहा, जाएगा, तुमने ये पिछले हफ्ते ही पूरा किया था, याद है ना? डैड ने मदद की थी। उसने उलझन भरी नजरों से मेरी ओर देखी और बोली, कौन से डैड? और यही वो पल था जब मैंने सच में यादों को मिटते देखा। इसके बाद यादें और धुंधली होने लगी। 1 हफ्ता बीत गया, डैड वापस नहीं आए। किसी ने भी नहीं पूछा कि वो कहाँ हैं। इवान भूल गया कि जूते कैसे पहनते हैं। क्लेयर अपनी फेवरेट किताब को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। और एक और अजीब बात, जब से हम दादी के अंतिम संस्कार से वापस आए थे, हमारे घर के बेसमेंट से अजीब तरह की बदबू हर वक्त आती रहती थी। इसके बाद एक रात हर रोज की तरह मॉम इवान और क्लेयर को सुलाने हमारे कमरे में आई। इस बार मेरी छोटी बहन की जगह मॉम मेरे छोटे भाई को गुड नाइट किस करने से पहले वैसे ही रुकी जैसे वो इस बार इवान के रगों में बहते खून को सूंघ रही हूं। मैंने उनका ध्यान भटकाते हुए पूछा, मॉम, डैड कब वापस आएंगे? उन्होंने गुस्से से बिना मेरी तरफ देखे बोली, वो आ जाएंगे, तुम बहुत चिंता करते हो डैनियल। डैनियल, मेरी असली मॉम मुझे डैनी कहकर बुलाती थी। उस रात मैं देर रात तक जागता रहा, खिड़की के शीशे पर पड़ती बर्फ की आवाज को सुनता रहा। रात में कई बार कमरे के बाहर से मुझे किसी के चलने की आवाज आती, दरवाजा भी हल्के से खुलता, और जब मैं पूछता, मॉम, क्या ये आप हो? लेकिन बिना किसी जवाब के दरवाजा फिर से बंद हो जाता और बेसमेंट की वो बदबू कमरे में भर जाती। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मॉम ने हमें जला हुआ टोस्ट दिया। उन्होंने काले हिस्से को खुरच कर वैसे ही परोस दिया था और खुद टेबल पर बैठकर
हमें खाते हुए देखने लगी, लेकिन खुद नहीं खाई। मेरे छोटे भाई ने पूछा, मॉम, हमारे डैड कौन है और वो कब आएंगे? मॉम ने कहा, वो आ गए हैं। इस पर मेरी छोटी बहन ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। मॉम ने उससे कहा, तब तुम सो रही थी। इस पर मेरे दोनों छोटे भाई बहन ने अपना सिर हिलाया, जैसे वो मॉम की बात मान चुके हों। मेरे अंदर सवालों का ज्वालामुखी था, लेकिन किसी अनजाने डर ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उस दोपहर में कमरे में बैठ के डैड की आवाज़ और उनके चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फेल हो रहा था। ये डराने के लिए काफ़ी था। मैंने स्कूल की एक नोटबुक निकाली और पिछले पन्ने पर लिखने लगा। डैड काफ़ी मजाकिया इंसान थे। उनकी आवाज़ भारी थी, लेकिन वो हमारी हर बात पर हंसते थे। फिर 10 मिनट बाद जब मैंने उसे वापस पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी और के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने कई बार अपने रिलेटिव्स और पुलिस को कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन फ़ोन का रिसीवर उठाते ही मैं नंबर भूल जाता था और एक अनजाना डर मन में समा जाता, क्योंकि मैंने मॉम को अपने छोटे भाई बहन को रात के वक्त सूंघते देखा था और कहीं मेरे कुछ करने से उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, यही सोचकर मैं फ़ोन रख देता था। उस रात मॉम पुराना फैमिली फ़ोटो एल्बम निकाल कर हम तीनों के साथ बैठी और हर तस्वीर को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, ये कौन है? मैंने हैरानी से कहा, मॉम, ये मैं हूं, जब 5 साल का था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि एल्बम में जहाँ जहाँ डैड और दादी की फ़ोटो थी, वो सारी फ़ोटोज़ धुंधली हो गई थी, ऑलमोस्ट ना पहचान पाने के लायक। उस रात एक और अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैं सोने के लिए बेड पर गया तब मुझे मालूम हुआ मैं दादी की आवाज़ और उनकी शक्ल दोनों भूल चुका था। फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक पूरा घर एक नए लय में ढल चुका था और मुझे इस बात से नफरत है कि मैं उसमें कितने आसानी से फिट हो गया। डर को लोग अक्सर गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है डर मतलब घबराहट, टेंशन, किसी अनहोनी के होने की चिंता, लेकिन असल डर वो है जो धीरे धीरे आदत में बदल जाए। ये डर वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसे आप तब तक नोटिस नहीं करते जब तक वो अचानक बंद ना हो जाए। अब कई बार ऐसा होता था जब मैं घर में अकेला होता था। मॉम और मेरे छोटे भाई बहन गायब होते थे और जब वो वापस आते तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था कि वो कहाँ गए थे। फिर दिन ब दिन बेसमेंट की बदबू बढ़ती ही जा रही थी। फिर 20 जनवरी विंटर वैकेशन के बाद स्कूल फिर से खुले। मैं बस के पिछले सीट पर बैठे घर को नज़रों से ओझल होते हुए देख रहा था। कुछ ही देर में मुझे चीज़ें याद आने लगी। कैसे मैं डैड के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडियो स्टेशन चेंज करने के लिए लड़ता था और हर सैटरडे मॉम मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती थी। मेरे छोटे भाई बहन को डैड गुदगुदाते हुए संडे सुबह उठाते थे। ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे याद आने लगी और मैंने इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक के पीछे लिख लिया। फिर उस दोपहर जब हम स्कूल से घर वापस आए तो मॉम लिविंग रूम में उस दीवार को घूर रही थी जहाँ कभी आईना लगा होता था। मुझे लगभग एहसास ही नहीं हुआ कि वो आईना वहाँ से गायब था। कीलें अब भी वहाँ थी। मैंने पूछा, मॉम, आईना कहाँ गया? वो धीरे से मुड़ी और बोली, कौन सा आईना? यहाँ कभी कोई आईना था ही नहीं। मैंने लगभग उनकी बात मान ही ली थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी यादों पे शक था। फिर उस रात मेरी छोटी बहन मेरे बेड पर बैठे मेरे नोटबुक को देख रही थी और उसने मुझसे पूछा,
तुम हर चीज को लिखते क्यों हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। वो हंसी और बोली, ही वैसे ही जैसे मॉम भूल जाती है। मैंने पूछा, मॉम क्या भूल गई? उसने कहा, डैड की हंसी। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें डैड याद है? वो कुछ नहीं बोली, बस हंसी और अपने बेड पर सोने चले गई। मैं उससे और क्या उम्मीद करता। तब मेरी बहन सिर्फ 6 साल की थी। उस रात मॉम मुझे किचन में बुलाई और मुझसे एक अजीब सा सवाल किया, क्या मैं तुम्हें कभी डांटती थी? क्या मैंने कभी तुमसे माफी मांगी? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, अच्छा, मैं कैसे माफी मांगती थी? मैंने कहा, आप मेरे बेड के किनारे बैठकर मेरा नाम पुकारती थी। उन्होंने पूछा, कौन सा नाम? मैंने कहा, डैनी। मॉम ने कहा, ओह, मुझे लगा तुम्हें वो नाम पसंद नहीं है। इस बात का जवाब देते वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मॉम, आप हर रात सोने से पहले मुझे लव यू डैनी कहती थी। इसके बाद सवाल और अजीब होने लगे। हर रोज हमारे स्कूल से आने के बाद मॉम मेरे छोटे भाई बहन के साथ घंटों बैठी रहती, उनसे बातें करती, सवाल जवाब करती। वो उनके जवाब से ज्यादा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पे ध्यान देती थी। वो अक्सर मेरे भाई बहन से उन चीज़ों के बारे में बात करती जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए था। इन सब चीज़ों के बाद मेरे भाई बहन की यादें और बिगड़ने लगी। इवान अब ऐसी बातें करने लगा था जो सच नहीं थी। क्लेयर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। उस रात मैंने जानबूझकर चेक करने के लिए किचन में गया। मॉम वहां अकेली खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कहा, मॉम, मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा, खाना तो खत्म हो गया, आओ मैं तुम्हें अपना दूध पिला देती हूं। मैंने झल्लाकर गुस्से में जवाब दिया, मॉम, मैं 15 साल का हूं, कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। जिस पर मॉम का रिएक्शन बहुत अजीब था। उन्होंने कहा, वो अच्छा, तो सिर्फ छोटे बच्चे ही दूध पीते हैं। अगले दिन मैंने देखा मेरा नोटबुक डस्टबिन में पड़ा था। मैंने गुस्से से मॉम से पूछा, आपने मेरा नोटबुक क्यों फेंका? उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते वक्त उनकी आंखें 1-2 सेकंड के लिए पूरी ब्लैक हो गई थीं। उस रात मॉम हमारे कमरे में नहीं आई। मैं जब अपने छोटे भाई बहन को सुला रहा था, मेरे भाई ने कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मुझे तो कोई भी कहानी याद नहीं थी जो हमारी असली मॉम सुनाया करती थी। मेरी छोटी बहन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, मुझे अब मॉम अच्छी नहीं लगती। बहन की ये बात सुन के मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी नज़रें उस मासूम चेहरे पर टिकी थी जो उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उस दिन मेरे अंदर हिम्मत आई, कुछ भी करके मुझे मेरे छोटे भाई बहन को बचाना ही होगा, चाहे मुझे खुद का सैक्रिफाइस देना पड़े। इसके बाद के दिनों में सवाल और खतरनाक हो चुके थे और जवाब उनसे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक। मेरा हर चीज़ पर ध्यान देना, याद करना, नोट्स बनाना उस चीज़ को ताकत दे रहा था जो हमारे घर में आकर बैठ गई थी। इसीलिए मैंने सवाल करना छोड़ दिया और पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे अपने खुद के बनाए नोट्स पर भी शक होने लगा था। हमने मॉम को ना कभी खाना खाते देखा, न सोते देखा। वो जब भी हमसे बातें करती तो हमेशा पुरानी चीज़ों के बारे में पूछती, स्पेशली एक सवाल, मैं तुम में से किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ? ये सवाल ऐसा था जैसे वो हम तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रही हो कि किसे रखना है और किसे नहीं। ठीक वैसे ही जैसे डैड गायब हुए।
मैंने अपना एक रूटीन फिक्स कर लिया। हम रोज़ स्कूल जाते और लेट वापस घर आते। अपने भाई बहन को मैं हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता। रात होती ही बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो आगे बताने वाला हूँ उसमें उस चीज़ का खुलासा होने वाला है। मैंने मॉम का एक पैटर्न नोटिस किया। वो घर के बेसमेंट में घंटों बिताती। हम में से किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, और जब भी वो वहाँ से वापस आती तो वो अपने हाथ धोती थी। एक दिन मैंने रिस्क लिया और अपने भाई बहन को मॉम के पास भेजा, ये कहते हुए कि उनको बिजी रखना जब तक मैं वापस नहीं आता। मैं चुपके से बेसमेंट में गया। चारों तरफ अंधेरा, सीलन की बदबू, वहाँ घर के पुराने फर्नीचर्स, VHS टेप्स, हमारे पुराने स्कूल प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल हीटर और अजीब सी बदबू, जैसे कोई जानवर वहाँ मर गया हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे मुझे शक होता। तभी अंधेरे में मुझे लाल बत्ती जलती हुई दिखी। मैंने पास जाके चेक किया तो वो हमारा पुराना आंसरिंग मशीन था। जिनको आंसरिंग मशीन नहीं पता उनको बता दूं, जैसे आज के ज़माने में वॉइस मेल होता है, वैसे ही उस ज़माने में आंसरिंग मशीन होता था। उस मशीन में 1, 2 और 3 नंबर के आगे लाइट जल रही थी। मैंने 1 नंबर दबाया। डैनी, अगर तुम ये सुन रहे हो, प्लीज सुनो, वो मैं नहीं हूं, वो। और मैसेज बीच में ही कट गया। फिर मैंने 2 नंबर दबाया। तुम्हारे डैड ने इसे रोकने की कोशिश की। मुझे लगता है इसने उन्हें पहले ही ले लिया। मुझे उनका चेहरा याद नहीं आ रहा, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा भी ना भूल जाऊं। डैनियल, डैनियल, तुम यहाँ हो? मॉम बेसमेंट में आ गई थी, लेकिन मैं चुपचाप अंधेरे में हीटर के पीछे छुपा रहा। उस रात डिनर टेबल पर हम सब बैठे खाना खा रहे थे। तभी मॉम ने कहा, क्या हुआ, तुम आज चुप हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। मॉम ने कहा, तुम हमेशा से स्पेशल रहे हो डैनियल। जब तुम छोटे थे तब से तुम चेंजेस नोटिस करते हो, रिएक्शन देने के बजाय पैटर्न नोटिस करते हो, इसीलिए तुम सबसे ज़्यादा याद रख पाते हो। इतना कहते ही मॉम ने एक क्रीपी सा स्माइल दिया। उसी पल मुझे पता चल गया वो मुझे वैसे नहीं लेने वाली थी जैसे उसने मेरे असली मॉम डैड को लिया था। उसे मेरी ज़रूरत थी। उसी रात मैं रात भर जागता रहा, इस मौके की तलाश में कि कब मैं वापस बेसमेंट में जा सकूं और वो तीसरा मैसेज सुन सकूं। लेकिन वो चीज़ जो मेरी मॉम बन के हमारे साथ रह रही थी, वो रात भर हमारे दरवाजे के बाहर घूमती रही और बीच बीच में दरवाजे से अंदर देखकर मुझे डरावनी स्माइल देती रही। फिर 28 जनवरी, सेंट्रल हीटर चेक करने के बहाने मैं फिर से बेसमेंट में गया और तीसरा मैसेज प्ले किया। डैनी, आई लव यू बेटा, अपने भाई बहन को बचाओ। तभी मेरा ध्यान उस बदबू की तरफ गया। ढूंढते हुए थोड़ी ही देर में मैंने फ्रीजर के पीछे एक डेड बॉडी देखी और उसके पास एक अंगूठी पड़ी थी, मेरी असली मॉम की वेडिंग रिंग। ये मेरी असली मॉम की डेड बॉडी थी, लेकिन उनकी स्किन निकली हुई थी, सिर्फ मसल्स और बोन्स बचे थे, ठीक वैसे ही जैसा एनाटॉमी की क्लास में होता है। मैं चीखा नहीं, रोया भी नहीं, बस उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ देर में मैं वापस बेडरूम में चला गया। क्लेयर ने मुझे कहानी सुनाने को कहा। मैंने मन से कुछ भी बना लिया, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही वो सो गई। मेरे छोटे भाई इवान ने मेरी कलाई पकड़ ली और धीरे से बोला, तुम हमेशा रहोगे ना हमारे साथ?
मैंने कहा, हाँ। बाहर लिविंग रूम में मॉम इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, तो तुमने उसे देख लिया? हाँ। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा। मैं भागा नहीं, किसी को फ़ोन भी नहीं किया। मैं रुका रहा और मॉम वही गलत धुन गुनगुनाती रही। दे फाउंड मी अलोन। ये बात कभी नहीं बदल सकती, चाहे कोई कितना भी कहे। पुलिस की रिपोर्ट, मेडिकल फाइल, सब एक बात पर सहमत थे। मैं घर में अकेला था। वो कहते हैं कि मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा था, लेकिन मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो कब शुरू किया। बस इतना याद है, मैं उसे फॉलो कर रहा था। मैं स्कूल जा रहा था, खाना बना रहा था, अपनी मॉम और भाई बहनों से बात कर रहा था। घर में वैसे ही चलता फिरता था जैसा हमेशा करता आया था। ऐसे सवालों के जवाब देता था जो किसी ने मुझसे पूछे नहीं थे। मुझे नहीं पता कितने दिन बीत चुके थे जब किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया, और जब उन्होंने पूछा मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मैंने कहा डैड पहले ही गायब हो चुके हैं और मॉम नीचे बेसमेंट में है। मैं अपने भाई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था वो कहाँ है। जब तक मदद पहुंची, तब तक जो मेरी माँ होने का नाटक कर रहा था वो जा चुका था। पुलिस ने सालों तक ढूंढा, टीवी, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब तक कोई सच में देखने आया, वो स्किन वॉकर जा चुका था। लेकिन मैं अब भी डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, अकेले। इसीलिए वो मुझे वहां से ले गए और अदालत ने मुझे उस गुनाह की सज़ा सुनाई जो मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे मेंटल असाइलम में रखने को कहा गया। हॉस्पिटल में रहना घर में रहने से आसान था। वो वहाँ तुम्हारे होने का नाटक नहीं करते। उन्हें परवाह नहीं कि तुम उन्हें याद हो या नहीं। वो तुम्हारे लिए रूटीन फिक्स करते हैं, बताते हैं कब खाना है, कब सोना है, कब चुप रहना है। वहाँ के अकेलेपन ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मेरी यादों को धीमा कर दिया। डॉक्टरों ने मेरे साथ जो हुआ उसे नाम देने की कोशिश की, ट्रॉमा, साइकोसिस, डिप्रेशन, आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कोई भी शब्द इतना गलत नहीं था कि मैं उनसे बहस कर सकूं, सो मैंने उन्हें बोलने दिया। फिर कुछ समय बाद मैंने अपने परिवार के बारे में बात करना बंद कर दिया। इसीलिए नहीं कि मैं उन्हें भूल गया था, बल्कि इसीलिए कि उनका नाम लेना ऐसा लगता था जैसे उस चीज़ को फिर से बुलाना। 25 साल कैद में रहने के बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं 40 साल का हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इतना समय क्यों लिया अपनी कहानी बताने में। सच तो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये कहानी कहना सेफ है या नहीं। मैं ये किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा, न इसे बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, न ही उस चीज़ को वैसे बयां करता हूँ जैसे लोग उम्मीद करते हैं। लोग हमेशा हिंसा सोचते हैं, खून खराबा, कोई दरिंदा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इसीलिए वो बात समझ नहीं पाते। जो हमारे घर में आया उसने हमें उस तरह से चोट नहीं पहुंचाया जैसा लोग सुनना चाहते हैं। उसने हमारी यादों के साथ खेला। उसने मॉम की जगह खुद को प्लेस किया। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई चेतावनी नहीं है जिस पर तुम कुछ कर सको। ना कुछ ढूंढने लायक है, ना जलाने लायक,
ना साबित करने लायक। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मुझे सालों लगे ये सोचने के लिए कि वो चाहता क्या था। स्किन, मेमोरीज, पेन, ये सब कुछ हद तक ही सही है। स्किन वॉकर वैसे शिकारी नहीं होते जैसा लोग सोचते हैं। वो उस पल को चाहते हैं जब उम्मीद बिना आवाज किए टूटकर निराशा बन जाती है। वो उस पल को चाहते हैं जब सुकून जहर बन जाता है, जब अपनों पे भरोसा चुपचाप बिखर जाता है। वो यादों को पंजों से नहीं नोचते, वो आवाज़ों की इतनी सही नकल करते हैं कि आपको यकीन हो जाएगा। वो अंधेरे में तुम्हारी माँ का चेहरा दिखा सकते हैं, तुम्हें उस आवाज़ में पुकारते हैं जिस पर तुम कभी शक नहीं करोगे। और उसी टूटे हुए पल में जब डर और अपनापन एक साथ होता है, वो कुछ ले जाते हैं जिसे तुम कभी बचा नहीं सकते। तुम्हारे होने का अस्तित्व। इतने सालों बाद जब आज मैं ये कहानी कह रहा हूँ, मुझे आज भी लगता है कहीं ना कहीं वो स्किन वॉकर मेरी आवाज़ और मेरी आदतों की नकल कर रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स, दोस्त या भाई बहन के रूप में। उसे पहचानना नामुमकिन है जब तक देर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, शायद आपको दोबारा सुनना पड़े, लेकिन स्किन वॉकर का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे मैंने डीप हिडन मीनिंग के साथ कहानी में छिपाया है। मेरी इससे पहली वाली स्किन वॉकर की स्टोरी में वो हिडन मीनिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा खुल के बताया है। अगर आप चाहें तो उस कहानी को सुन सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने उस हिडन कॉन्सेप्ट को खोज लिया तो कमेंट करके दूसरों को भी बताएं। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब अलविदा, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।